Hello everyone. This is the third video of the chapter reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एमनियोसेंटेसिस और इन सब टॉपिक्स पे बात की थी। इस टॉपिक में हम लोग को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स स्टडी करने हैं, जिसमें ये कैटेगरीज में बांटे गए हैं, जैसे नेचुरल है, बैरियर है, आईयूडीज़ हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं और सर्जिकल मेथड्स हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन मेथड्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नेचुरल मेथड्स। देखो, नेचुरल मेथड्स जो होते हैं दैट मीन्स कि इनमें हम कोई मेडिकेशन, कोई हार्मोन्स या किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं करेंगे। दीज मेथड्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। बस हम इसमें जो ओवम और स्पर्म के मीटिंग के जो चांसेस हैं उनको अवॉइड करेंगे। तो अवॉइड करने के कौन से तरीके हैं? पहला तो है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब है इस मेथड में जो कपल्स हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को, क्वाइटस को अवॉइड करते हैं फ्रॉम द डे 10 टू डे 17, क्योंकि हम लोग ने इसके पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में जब हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था तो हमें पता है कि ओव्यूलेशन जो होता है फीमेल्स में वो 14th डे के पास होता है। तो 14th डे से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक का जो समय है वो फर्टाइल पीरियड रहता है। मतलब डे 10 टू डे 17 जो है वो फर्टाइल पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्योंकि इसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं, ओवुलेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें फर्टिलाइजेशन चांसेस बहुत ही हाई होते हैं और इस पीरियड को हमें, इस फर्टाइल पीरियड को अवॉइड करना चाहिए। तो जो फीमेल्स हैं, जो कपल हैं, उनमें जो फीमेल्स हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फ्रॉम डे टू डे 17 ये फर्टाइल पीरियड है और इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो मीटिंग है उसको इनको अवॉइड करना चाहिए। तो इसी बोलते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। ठीक है, मतलब फर्टाइल पीरियड में जो है खुद को दूर रखना। नाउ सेकंड इज विड्रॉल और द क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस, क्वाइटस को इंटरप्ट कर देना। मतलब इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है वो अपना पेनिस वजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेट, मतलब जब उसको लगता है कि वो इजैकुलेट होने वाला है, सीमन इज़ अबाउट टू रिलीज, तो वो जस्ट उसके विड्रॉल से पहले अपने पेनिस को वजाइना से बाहर निकाल लेता है, जिससे इंसेमिनेशन नहीं होता। इंसेमिनेशन का मतलब है जो मेल का सीमन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाने पाता। तो इसे बोलते हैं प्री इजैकुलेशन विड्रॉल, मतलब इजैकुलेशन से पहले ही पेनिस का विड्रॉल हो जाए, या फिर क्वाइटस इंटरप्टस, मतलब जो क्वाइटस है उसको इंटरप्ट कर दिया जाए। तो इस प्रोसेस, दिस इज़ ऑल्सो ए नेचुरल प्रोसेस, और ये भी एक मेथड है, नेचुरल मेथड है, जिसमें हम ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोक सकते हैं। द थर्ड वन इज़ लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल मतलब जो मिल्किंग पीरियड होता है, मतलब जिस समय जो जस्ट आफ्टर बर्थ जो फीमेल्स में लैक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिव लैक्टेशन होता है, उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल मतलब जो ओव्यूलेशन है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओवरी जो है वो इनएक्टिव फेज में रहती है, उसका एब्सेंस होता है। एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन ड्यू टू इंटेंस मिल्क फीडिंग। मतलब जो इंटेंस लैक्टेशन के कारण जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो कुछ समय के लिए फॉर 3 to 4 months 5 months तक ये एब्सेंट रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहती है, नहीं होती है। उस समय नो ओव्यूलेशन इन दिस पीरियड, और ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो इस समय भी जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं वो नील होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल मेथड्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नेचुरल मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड है, नेचुरल मेथड है, बट ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव मेथड्स होते हैं, क्योंकि इसमें इसकी इफेक्टिविटी बहुत कम होती है और इसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं बाकी अदर मेथड्स के कंपैरिजन में। नाउ जो सेकंड मेथड है वो है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जैसे हमें टर्म से समझ में आ रहा है, बैरियर, बैरियर का मतलब है कि इसमें हम ओवम और स्पर्म को रोकेंगे फिजिकली मीट करने से विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, उनके बीच में कोई बैरियर लगा देंगे। इन सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। और बैरियर मेथड्स जो हैं या डिवाइसेस जो हैं वो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए आते हैं। जैसे कॉन्डोम्स, कॉन्डोम्स जो बैरियर हैं वो बने होते हैं थिन रबर या लेटेक्स शीट के, और ये पेनिस को कवर करने में यूज़ होते हैं इन द मेल,
और वेजाइना और सर्विक्स को कवर करने में यूज़ होते हैं इन द फीमेल। मतलब जो मेल कॉन्डोम है वो मेल में पेनिस को कवर करता है और फीमेल में वेजाइना और सर्विक्स को कवर करता है जस्ट बिफोर क्वार्टस। अगर हम क्वार्टस से पहले इसको यूज़ करते हैं कॉन्डोम को, तो जो इजैकुलेटेड सीमेन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डायरेक्टली नहीं एंटर कर पाएगा, वो इसी कॉन्डोम में रह जाएगा। ठीक है, तो यूज़ ऑफ कंडोम्स हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, और इधर ईयर्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लोगों ने इसको समझा है। इसका एडिशनल बेनिफिट्स भी बहुत से हैं, जैसे ये प्रोटेक्ट करता है यूज़र को फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीआईज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे एड्स, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं या सेक्सुअल इन्फेक्शन से उनसे भी बचाता है। तो कॉन्डोम का यूज़ करके जो भी पर्सन है वो एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकता है और सेक्सुअली जो ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उनसे भी बच सकता है। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार यूज़ करके इनको दोबारा फेंक दिया जा सकता है, दे दिया जाता है। और दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, मतलब इनको आप खुद से पर्सनली यूज़ कर सकते हो, इसमें किसी मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू द यूज़र, और इस तरह से ये आपको प्राइवेसी भी देता है। प्राइवेसी मतलब आप खुद यूज़ कर सकते हैं, जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई मेडिकल प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास आपको नहीं जाना है, तो एक तरीके से आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है ना। इसके अलावा बाकी हैं जैसे डायफ्राम्स हैं, सर्विकल कैप्स हैं, वॉल्ट्स हैं, जैसे डायग्राम देखो ये बने हुए हैं, इसमें डायफ्राम है, सर्विकल कैप है, वॉल्ट है, ये भी रबड़ के बने बैरियर होते हैं। इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूज़ किया जाता है टू कवर द सर्विक्स को कवर करने के लिए ड्यूरिंग क्वार्टस से पहले। अगर इसको कवर कर देते हैं सर्विक्स को, तो जो भी इजैकुलेटेड सीमेन है वो इसी में ही कलेक्ट हो जाता है, वो फीमेल के सर्विक्स के अंदर यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द स्पर्म, और ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं सर्विक्स के पास। दे आर रीयूजेबल, और ये रीयूजेबल हैं, इनको यूज़ भी कर सकते हैं, रबड़ के हैं, एक बार यूज़ करने के बाद इसको दोबारा से भी यूज़ कर सकते हैं। डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स, ये जो जेलीज़ हैं, स्पर्म किलिंग जेलीज़ हैं, क्रीम्स हैं, फोम्स हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं इन बैरियर्स के साथ, जैसे जो डायफ्राम है, सर्विकल कैप है, वॉल्ट है, कॉन्डोम्स है, इनके साथ, जिससे इस मेथड का जो कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है ये और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब और ज़्यादा सेफ हो जाता है प्रेगनेंसी से। तो इनकी कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी अलोंग विद दिस, तो ये अगर इनकेस क्वेश्चन आता है आपके, तो आप इसको भी आप लिख सकते हैं कि अलोंग विद दीज, along with the barrier method, you can also use the spermicidal cream jellies to increase the contraceptive efficiency। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। now हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये एक्चुअली डिवाइसेस है जिनको यूट्रस में इम्प्लांट या यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, बट it is very necessary that is inserted by the doctor or the trained nurse into the female uterus through vagina। ठीक है, ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं इनको ट्रेंड नर्स या प्रोफेशनल डॉक्टर ही इंसर्ट करते हैं फीमेल के वजाइना में। और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हो सकती हैं जैसे कैटेगरी में नॉन मेडिकेटेड इंट्रा हो सकती हैं, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हो सकती हैं, और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हो सकती हैं। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में आपको याद रखना है लिप्स लूप, ये नाम याद रखना है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में आपको कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये सब आप याद कर सकते हो। और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में आप प्रोजेस्टासर्ट, LNG-20, आप ये सब याद कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आयोडीज क्या करती है जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, दिस इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म की किलिंग को और बढ़ा देती हैं यूट्रस में। और जो कॉपर होता है, जो कॉपर आयंस हैं, वो सप्रेस कर देते हैं मोटिलिटी को, और फर्टिलिटी कैप जो स्पर्म है एक तरीके से उसकी मोटिलिटी, जो उसकी विगरस उसका मूवमेंट है उसको, और उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी को किल कर देते हैं, उसको वीक कर देते हैं। द हार्मोन रिलीजिंग आईडी क्या करती हैं, ये तो कॉपर रिलीजिंग आईडी की बात हो गई। हार्मोन रिलीजिंग आईडी जो होती हैं वो यूट्रस को अनसूटेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन, मतलब यूट्रस अनसूटेबल होगा, स्पर्म के लिए होस्टाइल हो जाएगा, सर्विक्स होस्टाइल हो जाएगा, उसमें म्यूकस प्लग आ जाएगा, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो फिजिकली मीट नहीं कर पाएंगे ओवम से। तो जो हार्मोन रिलीजिंग आईडीज हैं, दीज आयोडीज
release the hormones, and those hormones are responsible for the reaction that makes the uterus unsuitable for implantation and makes the cervix hostile, क्योंकि cervix के पास म्यूकस प्लग आ जाएगा, म्यूकस इस जगह पे जहाँ पे ये थिकन सर्विकल म्यूकस है, ये यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हार्मोन रिलीजिंग आईडी से ये भी होता है। और ये आपको आईडी ये देखो इस तरीके से ये इंसर्ट करते हैं यहाँ पे यूट्रस के अंदर, एक लाइट थ्रेड टाइप का ये बाहर रहता है वजाइना में, जिसको हम बाद में इसकी हेल्प से इसको बाहर निकाल भी सकते हैं। और ये जो आईडी है ये इनहिबिट कर देता है स्पर्म्स को फर्टिलाइजिंग एग तक पहुंचने से पहले, और ये यूट्राइन लाइन को थिन रखता है, मतलब इसमें थिकनेस नहीं आती है। तो इस तरीके इसकी वजह से कोई इम्प्लांटेशन भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि प्रेगनेंसी के लिए जब यूट्रस अपने आप को मेंटेन करता है तो उसकी जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वो बहुत थिक हो जाती है और हाईली वेस्कुलराइज्ड हो जाती है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, जिससे प्लासेंटा बनता है। बट जो स्पर्म्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम वो थिकन नहीं होती है, वो थिन रहती है, और यहाँ पे सर्विकल म्यूकस ज़्यादा रहता है जिससे स्पर्म्स नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, और जो यूट्रस है वो होस्टाइल हो जाता है। ठीक है, सर्विक्स जो है वो होस्टाइल हो जाता है। तो दैट मीन्स ये इनका वर्क है। तो कार्पो रिलीजिंग आईडीज, हार्मोन रिलीजिंग आईडीज, ये हम लोग पढ़ी। आयोडीज आर आइडियल कंट्रासेप्टिव, आयोडीज को हम आइडियल कंट्रासेप्टिव मान सकते हैं फीमेल्स के लिए जो अपनी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं या अपने बच्चों में स्पेस करना चाहती हैं। मतलब जैसे अभी एक बर्थ हुई, अभी एक चाइल्ड हुआ है और वो चाहते हैं कि अगले 3 साल तक कोई दूसरा चाइल्ड ना हो, तो उसमें फिर वो लोग कॉपर टी का या हार्मोन रिलीजिंग आईडी का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो यूज्ड मेथड है वो यही कॉपर टी और कॉपर वाला मेथड है आपका। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ अब हम लोग आते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड में। ओरल कंट्रासेप्टिव नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डेजेस ऑफ, इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेस्टोजेंस या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन की छोटी छोटी डोज जो होती हैं वो हम कंट्रासेप्टिव पिल के फॉर्म में लेते रहते हैं। और ये इट इज़ एन अनदर मेथड फॉर यूज जो इंडिया में फीमेल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इसकी टैबलेट हम ले सकते हैं। एंड हेंस आर पॉपुलरली कार्ड एज कंट्रा, तो ऐसी जो पिल्स होती हैं टैबलेट्स वो कंट्रासेप्टिव पिल कहलाती हैं। दीज पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ, इन पिल्स को 21 डेज तक कंटिन्यू लेना पड़ता है, मतलब बाकी के रेस्ट लास्ट के 7 डेज नहीं लेना होता है, आपको पता है। विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि फर्स्ट 5 डेज जो होता है वो मेंसेस होता है, ब्लीडिंग फेस होता है, तो आपको वो नहीं लेना है। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज, 7 डेज के गैप के बाद ड्यूरिंग विच जब भी मेंस्ट्रुएशन होगा, इट हैज़ टू बी रिपीट, दोबारा से इसको रिपीट कर लेना है इन द सेम पैटर्न जब तक कि फीमेल डिज़ायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन, जब तक वो कंसेप्शन को रोकना नहीं चाहती हो। अगर वो रोकना चाहती है कि कंसेप्ट हो, प्रेगनेंसी हो, तो इन गोलियों को खाना बंद कर देना है बस। ठीक है, तो जब तक वो चाहते हैं कि प्रेग्नेंट ना हो तब तक इन मेडिसिन को खाना पड़ता है, और जब वो चाहते हैं कि हाँ अब प्रेग्नेंट होना है तो उनको ये मेडिसिन खाना बंद कर देना है। और ये 21 डेज़ की होती है ऑफ द 28 डेज साइकिल। तो 28 डेज साइकिल में 28 डेज़ की नहीं होती है, 21 डेज़ की होती है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी याद रखना है आपको। और दे इनहिबिट, अब ये मेडिसिन के अंदर जो कॉम्बिनेशन है, जो प्रोजेस्टोजेंस हैं या प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन, ये क्या करता है, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को रोकता है, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस, और सर्विकल म्यूकस की भी क्वालिटी को बढ़ाता है टू प्रिवेंट द रिटार्ड द एंट्री। जैसा हमने अभी ये देखा था हार्मोन रिलीजिंग आईडीज में, तो उसका जो मोड ऑफ एक्शन था उसका और इसका एक्शन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव, पिल्स बहुत इफेक्टिव होती हैं विद लेसर साइड इफेक्ट, इनके साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं, एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, और फीमेल्स इनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी करती हैं। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक एक पिल है दैट इज़ सहेली। सहेली है, सहेली एक नई ओरल कंट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए, और इसको यहीं के लखनऊ के ही CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है। और जो सहेली है बाकी अदर कंट्रासेप्टिव पिल से ज़्यादा बेटर क्यों है, तो बिकॉज इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। दूसरा, ये वंस अ वीक पिल है, ये हफ्ते में एक बार सिर्फ लेनी होती है, और इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं, और इसकी कंट्रासेप्टिव वैल्यू जो है बाकी से हाई है।
तो सब कुछ अच्छा ही है। नॉन स्टेरॉयडल है, तो जब नॉन स्टेरॉयडल है तो बॉडी के बहुत से मैकेनिज्म में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और वंस अ वीक पिल है तो आपको डेली नहीं लेनी है। साइड इफेक्ट बहुत कम है और इसकी कंट्रासेप्टिव वैल्यू भी बाकी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी बताना है कि सहेली क्यों बेटर है बाकी अदर कंट्रासेप्टिव पिल से। नाउ इसके बाद फिफ्थ पार्ट आ जाता है इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स या इम्प्लांट्स, जिनको आपके स्किन के नीचे, जो फीमेल्स हैं उनकी स्किन के नीचे इम्प्लांट कर दिया जाता है। इनमें क्या होता है कि जो प्रोजेस्टोजेंस एलोन, प्रोजेस्टन अकेला जो हार्मोन है, या एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में इनको भी यूज़ करती हैं फीमेल्स इंजेक्शंस में या इम्प्लांट्स में स्किन के नीचे। कैसे? देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ पिल। ऑब्वियसली उसका मोड ऑफ एक्शन पिल्स के जैसा सेम है और इसका इफेक्टिव पीरियड इसका ज़्यादा है। क्यों? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्किन के नीचे ये देखिए एक डॉक्टर जो है मेडिकल प्रोफेशनल ये इंसर्ट कर रहा है फीमेल की स्किन के नीचे, और ये है जो इम्प्लांट है स्किन के नीचे 40 mm का। ये प्लांट जो स्किन की फैट लेयर होती है उसके जस्ट ऊपर देखिए, ये डर्मिस के नीचे ये आपका इम्प्लांट लगा हुआ है, और ऊपर ये इस तरह का दिखेगा, हल्का उभरा हुआ सा आपको स्किन दिखेगी। इसका मतलब यहाँ पे इम्प्लांट लगा है। जनरली जो फीमेल्स होती हैं अपने हैंड में, बैक साइड में या थाइज में इनको यूज़ लगाती हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली ये मेडिकल प्रोफेशनल्स ही लगा सकते हैं। एक इन सब में जो इम्प्लांट्स उसमें एक बहुत फेमस है, दैट इज़ नॉर प्लांट। नॉर प्लांट में ये देखिए एक ये स्टिक है, इसमें आपको लिविनोजेस्टेरल के क्रिस्टल्स दिखेंगे। ये थिन वर्ड एक सिलिकॉन ट्यूबिंग होती है चारों तरफ, और सिलिकॉन एडेसिव दोनों तरफ लगा होता है। ठीक है, ये सिलिकॉन एडेसिव दोनों तरफ लगा है, सिलिकॉन की ट्यूबिक है, और इसमें जो कंपाउंड होता है वो लिविनो ऑर्जेस्ट्रल कंपाउंड है, एलएनजी है, जिसे LNG-20 हमने बोला था वहाँ पे। ये क्या करता है? टोटली सिंथेटिक और बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोजेस्टिन है, प्रोजेस्टिन ही है, हार्मोन है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देखो, देयर प्रोडक्शन ऑफ विस्कस सर्विकल म्यूकस, ये सर्विक्स की म्यूकस को बढ़ाता है, एंड दैट इम्पेयर्स स्पर्म पेनिट्रेशन, जो स्पर्म के पेनिट्रेशन को रोकता है। क्योंकि सर्विकल में म्यूकस रहेगा तो स्पर्म सर्विक्स से यूट्रस में एंटर नहीं कर पाएगा। इनिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इनिबिट करता है। हाइपोथैलेमस पे और पिट्यूटरी पे इफेक्ट करता है। सप्रेसर रिड्यूस द सर्ज ऑफ द ल्यूटेन, और जो LH सर्ज हम लोग ने देखा था कि 14th डे पे जो LH हार्मोन जो बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है, तो LH सर्ज की कंडीशन को भी ये क्या करता है? रोकता है। दैट ट्रिगर्स ओव्यूलेशन, मतलब LH सर्ज हम लोग ने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। और इनकेस अगर आपको ये चीज़ें ना याद आ रही हो तो आप ज़रूर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो वीडियो देखिए जिसमें हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया डिटेल में। नॉरप्लांट इट इज़ अ टाइप ऑफ, देखो, पॉलीमर मेम्ब्रेन परमेशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसमें ये पूरा एक सिस्टम होता है, इसको लगा दिया था। इट इज़ अ फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सिलिकॉन इलास्टोमर्स ट्यूबिंग। ट्यूबिंग जो चारों तरफ ट्यूबिंग होती है वो सिलिकॉन इलास्टोमर्स की होती है। बोथ एंड्स को सील कर दिया था सिलिकॉन एडिसिव से टू एनकैप्सुलेट लिवो, ये जो लिवो नो ऑर्गेस्ट्रल के क्रिस्टल्स हैं ये, इनको इसमें रख दिया था, और धीरे धीरे ये स्किन से अपने आप रिलीज होते रहते हैं। बहुत मिलीग्राम में, मिलीग्राम में जो है, माइक्रोग्राम में ये रिलीज होते रहते हैं। द थिकनेस ऑफ द वॉल कंट्रोल्स द रेट ऑफ ड्रग रिलीज, और जो वॉल की थिकनेस होती है इससे ड्रग जो रिलीज होती रहती है, उसकी वॉल की थिकनेस इस तरह से होती है जिससे ये ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है। ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स तक ये यूज्ड होता है। ठीक है, नाउ ये हम लोग ने इम्प्लांट्स इंजेक्टेबल्स पढ़ लिए। अब हम लोग 6th मेथड देखेंगे, सर्जिकल मेथड, या इसको हम टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड स्टरलाइजेशन और टर्मिनल मेथड। इट इज़ यूज एज अ मेथड ऑफ, देखो, कंट्रासेप्शन इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। मतलब अगर जैसे कोई कपल हैं और उनके 2 चाइल्ड हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब फ्यूचर में उनको कोई चाइल्ड नहीं चाहिए, तो वो इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है। इसमें वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी होती है। वैसेक्टॉमी जो मेल में होती है, क्योंकि जो मेल में वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस वो डक्ट होती है जो टेस्टिस से स्पर्म को आगे यूरेथ्रा तक पहुंचाती है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम है, ये आपकी वास्ट डिफरेंस है। इस वास्ट डिफरेंस को यहाँ देखो कट करके बांध दिया गया है, टाई कर दिया गया, क्लिप लगा दी गई है। तो इससे क्या होता है कि जो स्पर्म यहाँ टेस्टिस में बनेंगे वो आगे इसके फिर नहीं जा पाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, स्पर्म्स में, ये टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन
ऑफ द स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्या करते हैं, जैसे स्क्रोटम है, जैसे स्क्रोटम है, इस स्क्रोटम में इसी स्क्रोटम में यहाँ से एक छोटा सा चीरा हल्का सा लगाते हैं और उस चीरे से ही इसको अंदर करके इसको काट करके टाई कर देते हैं। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं इसको बहुत ईजिली कर देते हैं, ज़्यादा इसमें पेन भी नहीं होता है और ज़्यादा लंबे समय तक आपको कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही ट्यूबेक्टॉमी है। ट्यूबेक मतलब जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसमें हम क्या करते हैं फीमेल्स में, इसमें भी सर्जिकल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, एब्डोमेन के पास लोअर पेल्विस रीजन जो होता है वहाँ से हल्का सा छोटा सा एक चीरा लगा कर उसमें जो सीजर जो भी नाइफ से लेकर के उसको हम कट करके टाई कर देते हैं और इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड सर्जिकली, इसको रिमूव कर देते हैं। ये दोनों ही मेथड सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है, बट इनमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होती है वो बहुत पुअर है, सबसे ज़्यादा पुअर है। अगर बाद में कभी कोई चाहे कि हम दोबारा से फर्टिलिटी अचीव करना चाहते तो वो पॉसिबल बहुत ही कम परसेंट है, बहुत ही कम। दीज टेक्निक्स आर वेरी हाई और वेरी हाईली इफेक्टिव बट द रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर। So one must also remember that contraceptives are not regular requirements for the maintenance of reproductive health। मतलब हर किसी को पता होना चाहिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वो चाहिए ही चाहिए, ज़रूरी ही है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी तरह का आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहते हैं उसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। मतलब बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आप मेथड यूज़ ना करें। सपोज़ आपको मान लो किसी कोई एलर्जी है तो आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ना यूज़ करें, तो डॉक्टर आपको सबसे ज़्यादा ईजिली सजेस्ट कर देगा कि आपको कौन सा मेथड चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कंट्रासेप्टिव, अब कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड जैसे यूज़ करते हैं तो उसके ये इल इफेक्ट्स क्या होते हैं, मेनली जैसे जो हार्मोन रिलीजिंग है या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं इनमें नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है यूट्रस से या आपके वजाइना से, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। बट ये बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट अगर प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नील के बराबर होते हैं। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में ही बात करेंगे, और इसके आगे जो MTP है जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस्ड अबॉर्शन जो बोलते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये बिल्कुल समझ में आया होगा, और इनकेस अगर आपको इसके डिटेल्स देखनी है तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल, और वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए जिससे उनको भी इसका प्रॉफिट हो सके। चलिए तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।